हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, हम इग्नू बीडी का फर्स्ट ईयर सेमेस्टर क्लासेस कर रही है। तो आज जो विषय हम कवर करेंगे यानी कि BES 125 अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हम बहुत सारे कंटेंट कवर किए हैं। आज जो कवर करने वाला है पेज नंबर 15, यानी कि हमारा कंटेंट क्या रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज। इस टॉपिक के ऊपर पूरा जानकारी को हम इकट्ठा किए हैं, इसे समझेंगे डीपली। अब वीडियो लास्ट तक देखिए और एंजॉय कीजिए। और इसे बहुत आसान करने के लिए हम एआई के साथ लेंगे, ताकि हम बहुत हिंदी और इंग्लिश ये दोनों भाषा का यूज करेंगे और इसे डीपली समझेंगे। ठीक है, अब वीडियो लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए एआई के वर्ल्ड में, तो हम पहुंच चुके हैं एआई के वर्ल्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि अनुशासन डिसिप्लिन क्या होता है और अनुशासनिक ज्ञान डिसिप्लिनरी नॉलेज का निर्माण कैसे होता है। यह एक शिक्षक के रूप में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेसन 15। तो जैसे कि हमारे एआई सिस्टम तैयार हो गए, ये अभी हम समझाएंगे कि डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिनरी नॉलेज क्या होता है। सारे डिटेल्स जानकारी हमें मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्या बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज, पाठ 15 है, अनुशासनिक ज्ञान का गठन। 1.7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज। तो अभी चलो हम जानेंगे कि डिसिप्लिनरी नॉलेज कैसे गठन हुआ है, यानी कि अनुशासन ज्ञान का गठन किस तरह हुआ है, सब जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुशासनिक ज्ञान का गठन। इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, हिंदी एक्सप्लेनेशन, सरल हिंदी में। We often use the concepts such as discipline, disciplinary knowledge, academic discipline, etc. during our academic deliberations. We need to understand carefully what does a discipline mean? How did disciplinary knowledge evolve? हम अपनी शैक्षणिक चर्चाओं के दौरान अक्सर विषय अनुशासन डिसिप्लिन, अनुशासनिक ज्ञान, डिसिप्लिनरी नॉलेज जैसे अवधारणाओं का उपयोग करते हैं। हमें ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि अनुशासन का क्या अर्थ है और अनुशासनिक ज्ञान कैसे विकसित हुआ। तो जैसे कि हम बेसिक पॉइंट क्या जानेंगे यहाँ पर जो बेसिक पॉइंट हमारा रहा, वही ऑफन्स यूज द कॉन्सेप्ट सच एज डिसिप्लिन। ये जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट, इस वर्ड को हम इस्तेमाल कर रही है। डिसिप्लिनरी नॉलेज को इस्तेमाल कर रही है, एकेडमिक डिसिप्लिन को इस्तेमाल कर रही है। ड्यूरिंग आवर एकेडमिक डेलिब्रेशंस, इस टाइम हम इस्तेमाल कर रही है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें पहले इसे अंडरस्टैंड करना चाहिए कि व्हाट डज डिसिप्लिन मीन, डिसिप्लिन का अर्थ क्या है, इसका आवश्यकता, हाउ डिड डिसिप्लिन नॉलेज इवॉल्व, इसका विकसित कैसे हुआ है, इसका अर्थ क्या है, आवश्यकता क्या है, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 1.7.1 वॉट इज अ डिसिप्लिन, अनुशासन क्या है। ऑरिजिन ऑफ द टर्म, शब्द की। तो अभी हम जानेंगे कि डिसिप्लिन क्या है, यानी कि व्हाट इज ये डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का अर्थ क्या है और ये कैसे इवॉल्व हुआ, ऑरिजिन क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो ले आगे बढ़ते हैं। की उत्पत्ति। इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, हिंदी एक्सप्लेनेशन, सरल हिंदी में। द टर्म डिसिप्लिन originates from the Latin word discipulus, which means pupil, and disciplina, which means teaching, noun. As a verb, it means training someone to follow a rigorous set of instructions, but also enforcing obedience. शब्द अनुशासन, डिसिप्लिन, लैटिन शब्द डिसिपुलस से आया है जिसका अर्थ है शिष्य, प्यूपिल, और डिसिप्लिना जिसका अर्थ है शिक्षण, टीचिंग माइनस नाउन। एक क्रिया के रूप में इसका अर्थ है किसी को कठोर निर्देशों का पालन करने के लिए प्रशिक्षित करना और आज्ञाकारिता लागू करना भी। डेफिनेशन एंड स्ट्रक्चर, परिभाषा। तो जैसे कि यहाँ पर जो डिसिप्लिन, इसका पूरा व्याख्या क्या है, इसका ओरिजिन क्या है। जैसे कि डिसिप्लिन ये शब्द कहाँ से आया, डिसिप्लिनस इस वर्ड लैटिन वर्ड से आया, जिसका अर्थ क्या है, पोपिल, यानी कि शिष्य। ठीक है, और डिसिप्लिना हुई मीन्स क्या है, शिक्षा, यानी कि ये नाउन होता है, यानी कि शिक्षण। ये डिसिप्लिनस जो शिष्य को दर्शा रही है, एंड डिसिप्लिना जो किसे दर्शा रही है, जिसका अर्थ क्या है, शिक्षण। ठीक है, एज ए भार्ब इट मीन्स ट्रेनिंग समवंस, यानी कि जैसे कि ये भार्ब की तरह काम कर रही है, इसका अर्थ क्या है, ट्रेनिंग समवंस टू फॉलो ए रिगरस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बट ऑल्सो एनफोर्सिंग ओबीडियंस।
यहाँ पर क्या बताया गया है, एक क्रिया के रूप में ये काम कर रही है। इसका अर्थ ये है कि किसी को कठोर निर्देश का पालन करने के लिए प्रशिक्षित करना। प्रशिक्षित उसे करा जाएगा कि कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन, रिगरस इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हो तो। और आज्ञाकारिता लागू करना भी ये शामिल कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डेफिनेशंस ऑफ एंड स्ट्रक्चर्स। इसका स्ट्रक्चर क्या है इसे भी हम जानेंगे। भाषा और संरचना। इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। हिंदी एक्सप्लेनेशन सरल हिंदी में। A discipline is an organized body of knowledge with a logical structure. It is a network of concepts and generalizations which explain the relationships among a body of facts. अनुशासन एक तार्किक संरचना के साथ ज्ञान का एक संगठित निकाय है। ये अवधारणाओं, कॉन्सेप्ट्स और सामान्यीकरणों, जनरलाइजेशंस का एक नेटवर्क है जो तथ्यों के एक समूह के बीच संबंधों की व्याख्या करता है। तो जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट बताया गया है, डिसिप्लिन क्या है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है। क्या है? ऑर्गेनाइज्ड बॉडी। अब इसका कॉन्सेप्ट यानी नॉलेज का विथ ए लॉजिकल स्ट्रक्चर, लॉजिकल स्ट्रक्चर के साथ नॉलेज का एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी यानी कि अनुशासन एक तार्किक संरचना के साथ ज्ञान का एक संगठित निकाय है। ठीक है, और इट इज ए नेटवर्क ऑफ कॉन्सेप्ट एंड जनरलाइजेशंस व्हिच एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप एमंग ए बॉडी ऑफ फैक्ट। यानी कि ये क्या है, ये एक अवधारणा जैसे कि कॉन्सेप्ट एंड जनरलाइजेशन, ये दोनों को एक नेटवर्क, दोनों को मिलाकर एक नेटवर्क बना है। ठीक है, जो तथ्य के एक समूह के बीच ही संबंधों को व्याख्या करता है। ठीक है, डिसिप्लिन जैसे कि हम क्या है, इसका मेन स्ट्रक्चर क्या है, इसे हम जान लिए। अभी आगे बढ़ते हैं। Concepts belonging to a class together and form conceptual structure of the concepts. It is these conceptual structures that constitute disciplines. हम एक वर्ग से संबंधित अवधारणाओं को एक साथ जोड़ते हैं और अवधारणाओं की वैचारिक संरचना, कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये वैचारिक संरचनाएं ही अनुशासन का गठन करती हैं। अ डिसिप्लिन। तो जैसे कि और एक पॉइंट दिया गया है, यानी कि वी लिंक, हम क्या करते हैं, लिंक करते हैं किसे, कॉन्सेप्ट्स बिलोंगिंग टू ए क्लास, यानी कि एक क्लास से जो संबंधित है, यानी कि अवधारणाओं के साथ जो जुड़ते हैं, हम क्या करते हैं, लिंक करते जोड़ते हैं। और अवधारणाओं की वैचारिक की संरचना जैसे कि कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और ये क्या कहते हैं, इट इज दो कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट डिसिप्लिन, यानी कि यह वैचारिक संरचनाएं ही अनुशासन का गठन करती है। ये जो वैचारिक संरचना है, यानी कि ये जो डिसिप्लिन जो मिला है, ये जो कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर है, ये जो वैचारिक संरचना है, ये अनुशासन का गठन करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। is an organized body of knowledge characterized by a domain, a method and a tradition. एक अनुशासन ज्ञान का एक संगठित निकाय है जिसकी विशेषता एक क्षेत्र, डोमेन, एक विधि, मेथड और एक परंपरा, ट्रेडिशन होती है। फिलोसॉफिकल इंट। तो यहाँ पर और एक पॉइंट बताया गया है, यानी कि डिसिप्लिन क्या होता है। डिसिप्लिन इज ए ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, नॉलेज कैरेक्टराइज्ड बाय ए डोमेन्स एंड ए मेथड्स एंड ए ट्रेडिशंस। ये क्या है, ये एक अनुशासन ज्ञान का एक संगठित निकाय है। ये क्या है, एक अनुशासन ज्ञान का एक संगठित निकाय है जिसकी विशेषता एक क्षेत्र, यानी कि इसका विशेषता है, यानी कि कैटेगराइज्ड बाय डोमेन्स, मेथड्स एंड ट्रेडिशंस। इसका विशेषता के बारे में अगर हम कहेंगे, ये किसके आधारित है, एक क्षेत्र के यानी कि डोमेन के ऊपर, एक विधि, मेथड्स के ऊपर और एक परंपरा के ऊपर यह आधारित होते हैं। ठीक है, फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशंस क्या होता है, दार्शनिक व्याख्या क्या होता है, चले देखते हैं। इंटरप्रिटेशन, दार्शनिक व्याख्या। इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। हिंदी एक्सप्लेनेशन सरल हिंदी में। Academic discipline has been seen as a form of specific and rigorous scientific learning that will turn out practitioners who have been disciplined by their discipline for their own good. शैक्षणिक अनुशासन को विशिष्ट और कठोर वैज्ञानिक शिक्षा के एक रूप के रूप में देखा गया है जो ऐसे व्यवहारकर्ता, प्रैक्टिशनर्स तैयार करेगा जो अपने भले के लिए अपने विषय द्वारा अनुशासित किए गए हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट बताया गया है, एकेडमिक डिसिप्लिन्स, एकेडमिक डिसिप्लिन्स यानी कि शैक्षणिक अनुशासन हैज बीन सीन एज ए फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक एंड रिगरस साइंटिफिक
learning that will turn out practitioners who have been disciplined by their disciplines for their own good। यानी कि डिसिप्लिन यहाँ पर जो फिलोसफिकल स्टेटमेंट ऐसे दिया गया है, शैक्षणिक अनुशासन को विशिष्ट और कठोर वैज्ञानिक शिक्षा के एक रूप में देखा गया है। इसे किस तरह देखा गया है? एक कठोर वैज्ञानिक और विशिष्ट रूप में देखा गया है, जो ऐसे व्यवहार करता है यानी कि प्रैक्टिशनर तैयार करेगा जो अपने भले के लिए अपने विषय द्वारा अनुशासित किए गए हैं। यानी कि एक व्यक्ति का भले के लिए जो जो कार्य उसे फॉलो करना पड़ेगा, ये डिसिप्लिन के दौरान हो जाएगा। यानी कि इसके लिए स्पेसिफिक और रेगुलर साइंटिफिक लर्निंग चाहिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर कौन सा दार्शनिक अपना स्टेटमेंट दे है क्या, इसे भी जानते हैं। Michel Foucault, 1991, has famously interpreted discipline as a violent political force and practice that is brought to bear on individuals for producing docile bodies and minds. मिशेल फूको ने अनुशासन की व्याख्या एक हिंसक राजनीतिक शक्ति और अभ्यास के रूप में की है, जो व्यक्तियों पर विनम्र शरीर, डॉसाइल बॉडीज और दिमाग पैदा करने के लिए डाली जाती है। द टर्म एकेडमिक, तो यहाँ पर जो माइकल मिशेल फाको ने क्या कहा है, क्या स्टेटमेंट दिया है? ये कब स्टेटमेंट दिया था? 1991 में ये स्टेटमेंट दिए थे कि फेमसली इंटरप्रेटेड डिसिप्लिन्स एज ए वायलेंट पॉलिटिकल फोर्स। ये क्या होता है? डिसिप्लिन एक वायलेंट पॉलिटिकल फोर्स होता है, एंड प्रैक्टिस दैट इट ब्रॉट टू बियर ऑन इंडिविजुअल्स फॉर प्रोड्यूसिंग डोसिल्स बॉडीज एंड माइंड। ये क्या है? इसके द्वारा क्या होता है? डोसिल्स बॉडीज एंड माइंड प्रोड्यूस होता है। जैसे कि मिशेल फैको ने क्या कहा, अनुशासन की व्याख्या एक हिंसक राजनीतिक शक्ति और अभ्यास के रूप में की। ये किस तरह इस व्याख्या की? एक हिंसक राजनीतिक शक्ति यानी कि वायोलेटेड पॉलिटिकल फोर्स की तरह, एंड किस तरह का अभ्यास के रूप में की है। ठीक है, जो क्या करते हैं? व्यक्तियों पर विनम्र शरीर यानी कि डोसिल बॉडीज और दिमाग पैदा करने के लिए डाली जाती है। ठीक है, ये इसे थोड़ा नेगेटिव वे में एक्सप्रेस किए हैं यानी कि मिशेल फैको ने। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। discipline has also become a technical term for the organization of learning and the systematic production of new knowledge. शैक्षणिक अनुशासन शब्द सीखने के संगठन और नए ज्ञान के व्यवस्थित उत्पादन के लिए एक तकनीकी शब्द भी बन गया है। तो यहाँ पर और एक पॉइंट जो बताया गया है, डिसिप्लिन किस तरह एक्सप्रेस किया गया है। अगर एकेडमिक डिसिप्लिन की बात करो तो एकेडमिक डिसिप्लिन हैज़ ऑल्सो बिकम ए टेक्निकल टर्म। एकेडमिक डिसिप्लिन ये क्या हो गया? ये एक टेक्निकल टर्म हो गया फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग को ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए एक टेक्निकल टर्म हो गया, एंड द सिस्टमेटिक प्रोडक्शन ऑफ न्यू नॉलेज, जिसके माध्यम से क्या होगा? न्यू नॉलेज का जो है वो सिस्टमेटिक प्रोडक्शन होगा। जैसे कि सीखने का अनुशासन शब्द सीखने के संगठन और नए ज्ञान के व्यवस्थित उत्पादन के लिए एक तकनीकी शब्द भी बन गया है। ठीक है, एक टेक्निकल शब्द बन गया है, जैसे कि नया ज्ञान बनाने के लिए और लर्निंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, साथ ही साथ सिस्टमेटिक प्रोडक्शन ऑफ न्यू नॉलेज। ठीक है ना, ये दोनों कार्य के लिए सिस्टमेटिक प्रोडक्शन ऑफ न्यू नॉलेज एंड लर्निंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक टेक्निकल टर्म है यानी कि एकेडमिक डिसिप्लिन। और आगे बढ़ते हैं। अभी हम जानेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसिप्लिन यानी कि एक अनुशासन की विशेषताएं क्या होती है। 1.7.2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिसिप्लिन। एक अनुशासन की विशेषताएं। एक विषय को अनुशासन कहलाने के लिए उसमें निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, अगर हम किसी भी विषय को क्या कहेंगे? अनुशासन की तरह उसे कहलाएंगे। ठीक है,
इस तरह कहलाने के लिए हमें उस विषय पर क्या क्या विशेषता देखना चाहिए, उस विषय पर क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, तब जानेंगे। तो ये फास्ट जो हम कहते हैं विषय यानी कि हिस्ट्री, हिस्ट्री में क्या क्या विशेषता होना चाहिए ताकि इसे एक डिसिप्लिन की तरह माना जाएगा। देखिए 1. History, इतिहास. English. Every discipline has a history. It implies the development of that particular discipline and the chronology of its growth and modification. हिंदी. प्रत्येक अनुशासन का एक इतिहास होता है. इसका तात्पर्य उस विशेष विषय के विकास और उसके विकास तथा संशोधन की कालक्रम क्रोनोलॉजी से है. तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है हिस्ट्री में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए ताकि इसे एक डिसिप्लिन की तरह माना जाएगा। तो इसे डिसिप्लिन की तरह मानने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, यानी कि एवरी डिसिप्लिन हैज ए हिस्ट्री, प्रत्येक डिसिप्लिन का जो है उसका हिस्ट्री तो होता है। इट इम्प्लाइज द डेवलपमेंट ऑफ दैट पार्टिकुलर डिसिप्लिन, यानी कि ये किसके बारे में बताया गया है, यानी कि वो जो टॉपिक हो किस तरह आया उसका डेवलपमेंट के बारे में जो जानकारी है उससे ये संदर्भित कर रही दर्शा रही है। एंड क्रोनोलॉजिकली ऑफ इट्स ग्रोथ एंड मॉडिफिकेशन, यानी कि कालक्रम अनुयायी, यानी कि कालक्रम के आधार पर ये कैसे बढ़ा, कैसे उसका विकसित हुआ, ग्रोथ हुआ, कैसे उसमें मॉडिफिकेशन आया, ये सब जानकारी यहाँ पर दे रही है। और ये विशेषता अगर है तो उसे डिसिप्लिन की तरह माना जाएगा। ठीक है। और एक डोमेन है जो डोमेन्स ऑफ नॉलेज। अभी हम हिस्ट्री के बारे में जाने हैं, यानी कि किसी भी चीज़ें को अगर डिसिप्लिन की तरह माना जाएगा उसका इतिहास यानी कि हिस्ट्री होना चाहिए। क्रोनोलॉजिकली ये इसका ग्रोथ कैसे हुआ, इसका डेवलपमेंट मॉडिफिकेशन कैसे हुआ और इसका जो प्रायर हिस्ट्री क्या है ये सब जानेंगे। ठीक है, ये सब विशेषता अगर है तो वो डिसिप्लिन में उसे दर्ज किया जाएगा। सेकंड, डोमेन्स ऑफ नॉलेज, उस टॉपिक में क्या डोमेन ऑफ नॉलेज है, यानी कि ज्ञान का क्षेत्र क्या है। जैसे कि इंग्लिश, इन ईच डिसिप्लिन हैज ए सर्टेन डोमेन ऑफ नॉलेज, प्रत्येक डिसिप्लिन में क्या होते हैं ना, सर्टेन डोमेन ऑफ नॉलेज होते हैं। जैसे कि कॉग्निटिव फैक्टर हो गया, अफेक्टिव फैक्टर हो गया, साइको मोटर फैक्टर हो गया। जैसे कि प्रत्येक अनुशासन का एक निश्चित ज्ञान क्षेत्र होता है। क्या एक निश्चित ज्ञान क्षेत्र होता है। कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक हो गया, अफेक्टिव यानी कि भावनात्मक हो गया और साइकोमोटर यानी कि मनो मनो मनोगत्यात्मक हो गया। ठीक है, तो ये सारे डोमेन को टच करना चाहिए ताकि इसे डिसिप्लिन की तरह माना जाएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च यानी कि अनुसंधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए डिसिप्लिन हैज ए पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिसर्च, डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, इसका एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च होना चाहिए। थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च में बी शेयर्ड विथ अनदर डिसिप्लिन, यानी कि ये जो रिसर्च और या फिर ऑब्जेक्ट ये जो उद्देश्य है और दूसरा डिसिप्लिन के साथ ये रिसर्च को शेयर करा जा पाए, इस तरह लिंक होना चाहिए। जैसे कि अनुशासन का एक विशेष अनुसंधान उद्देश्य होता है, इनका अनुशासन का क्या होता है, डिसिप्लिन का एक विशेष अनुसंधान उद्देश्य होता है। हालांकि अनुसंधान उद्देश्य को किसी भी अन्य विषय के साथ साझा किया जा सकता है, यानी कि एक ही टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ लिंक करा जा सकता है, यानी कि यह ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च होना चाहिए डिसिप्लिन में। और क्या चाहिए डिसिप्लिन में, सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का पर्याप्त निकाय होना चाहिए। जैसे कि क्या कहा गया, यानी डिसिप्लिन हैज ए सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च व्हिच इज स्पेसिफिक टू इट एंड नॉट जनरली शेयर्ड विथ अनदर डिसिप्लिन, यानी कि यहाँ पर स्पेसिफिक रिसर्च उस टॉपिक के ऊपर होना चाहिए, सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए और ये कोई दूसरे टॉपिक यानी कि शेयर विथ अनदर डिसिप्लिन, किसी भी दूसरे डिसिप्लिन के साथ शेयर नहीं होना चाहिए, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होना चाहिए। जैसे कि अनुशासन में ज्ञान और अनुसंधान का एक पर्याप्त निकाय होता है जो इसके लिए विशिष्ट होता है
और आमतौर पर किसी अन्य विषयों के साथ साझा नहीं किया जाता है। यानी कि यहाँ पर स्पेसिफिक हो गया, जो कोई दूसरे डिसिप्लिन के साथ दूसरे विषय पर साझा नहीं किया जाता है उसे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट, यानी कि सिद्धांत क्या होता है और अवधारणा, यानी कि ये क्या होता है डिसिप्लिन में, इसे कैसे इन्वॉल्व करा जाएगा। यानी डिसिप्लिन है जो थ्योरीज, डिसिप्लिन में क्या होता है थ्योरी यानी कि सिद्धांत होता है, और कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणा होता है। ये क्या करती है, दैट ऑर्गेनाइज द अक्यूमुलेटेड नॉलेज इफेक्टिवली, यानी कि जो कुछ भी नॉलेज हम अक्यूमुलेट किया है यानी कि संग्रह किए हैं उससे व्यवस्थित रूप से यानी ढंग से उसे संचित किया जा पाए। ठीक है, यानी कि अनुशासन में सिद्धांत और अवधारणाएं होती है जो संचित ज्ञान को प्रभावी ढंग से व्यवस्थित करती है। ठीक है, और क्या होता है, स्पेसिफिक टर्मिनोलॉगस होना चाहिए, यानी कि विशिष्ट शब्दावली होना चाहिए, जैसे कि इंग्लिश। तो डिसिप्लिन यूजेस स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज और स्पेसिफिक टेक्निकल लैंग्वेजेस। डिसिप्लिन में क्या होना चाहिए ना, स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी होना चाहिए, स्पेसिफिक टेक्निकल लैंग्वेज भी होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए, टू डिफाइन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फैक्ट इंक्लूडेड इन दैट डिसिप्लिन, यानी कि उस डिसिप्लिन में उस विषय में कोई विषय को अगर हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे या फिर कुछ विषय को हम डिफाइन करना चाहेंगे, तो ये जो स्पेसिफिक टर्म है, टेक्निकल टर्म है, टेक्निकल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का आधार पर हम उसे डीपली समझ पाएंगे। जैसे कि अनुशासन उस विषय में शामिल अवधारणाओं और तथ्यों को परिभाषित करने और समझाने के लिए विशिष्ट शब्दावलियों या एक विशिष्ट टेक्निक भाषा का उपयोग करता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक रिसर्च एंड मेथड उसके ऊपर होना चाहिए, जैसे कि यानी विशिष्ट अनुसंधान विधियाँ, यानी डिसिप्लिन हैज डेवलप्ड, डिसिप्लिन क्या होता है डेवलप्ड होता है। स्पेसिफिक रिसर्च मेथड किस तरह, ये क्या डेवलप कर रहा है, स्पेसिफिक रिसर्च मेथड डेवलप किया है अकॉर्डिंग टू इट्स स्पेसिफिक रिसर्च रिक्वायरमेंट, यानी कि किस तरह स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है रिसर्च करने का, उस आधार पर स्पेसिफिक रिसर्च मेथड भी डेवलप किया जाता है डिसिप्लिन में। ठीक है, जैसे कि अनुशासन में आपने विशिष्ट अनुसंधान आवश्यकताएं आवश्यकता के अनुसार विशिष्ट अनुसंधान विधियां विकसित है। और डिसिप्लिन में क्या क्या शामिल हो सकता है, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टेशन रहना चाहिए, यानी कि संस्थागत अभिव्यक्ति होना चाहिए, यानी डिसिप्लिन मोस्ट हैव सम इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टेशन। डिसिप्लिन का क्या होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टेशन होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट्स टॉट एट यूनिवर्सिटीज। ये किस फॉर्म में होना चाहिए, जो सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी में फॉर्म होना चाहिए, यानी कि मैनिफेस्टेशन, ताकि लोग उसको एक्सेस कर पाए, बच्चे उसे एक्सेस कर पाए, इस तरह सुविधाएं होनी चाहिए। और कॉलेज हो गया, रेस्पेक्टिव एकेडमिक डिपार्टमेंट हो गया, प्रोफेशनल एसोसिएशन हो गया, और कनेक्टेड टू इट, यानी कि ये सब उसके कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अनुशासन के कुछ संस्थागत अभिव्यक्ति होनी चाहिए, जैसे विश्वविद्यालय या कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले विषय संबंधित शैक्षणिक विभाग और उससे जुड़े पेशेवर संघ यानी कि प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ ये जुड़ा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल फॉलोअर्स होना चाहिए, जैसे कि ए डिसिप्लिन हैज ए ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल फॉलोअर्स, यानी डिसिप्लिन में क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल फॉलोअर्स होना चाहिए हु हैव स्ट्रॉन्ग बिलीव्स इन दैट डिसिप्लिन, जो क्या करना चाहिए, उसमें स्ट्रॉन्ग बिलीव रखना चाहिए जो लोग। और क्या होना चाहिए, दे कंडक्ट न्यू रिसर्च एंड ब्रिंग चेंजेस इन दैट डिसिप्लिन। वो क्या करते हैं, वो न्यू रिसर्च करते हैं और उस डिसिप्लिन में चेंजेस लाते हैं। वो थे न्यू फैक्ट, और किस में
चेंजेस लाते हैं, जैसे कि न्यू फैक्ट हो गया, इनोवेशंस हो गया। इसमें अगर चेंजेस लाएंगे, यानी कि अगर डिसिप्लिन बढ़े तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ये जो करने का जो प्रावधान है, यानी कि जो शिक्षा उन्हें मिलेगा, स्ट्रांग बिलीव उनको यहाँ पर आना चाहिए। जैसे कि एक अनुशासन में बौद्धिक याजियों का एक समूह होता है, ठीक है, जो उस विषय में दृढ़ विश्वास रखते हैं। वे नए अनुसंधान करते हैं और नए तथ्यों पर नवाचारों के साथ उस विषय में परिवर्तित लाते हैं, ठीक है। और उसमें की पॉइंट क्या कहा गया है, यानी इन शॉर्ट संक्षेप में हम अगर इसे चर्चा करेंगे, की रिक्वायरमेंट यानी मुख्य आवश्यकता है, ए डिसिप्लिन मोस्ट हैव ए बॉडी ऑफ accumulated knowledge which is specific to that disciplines and not generally shared। यानी कि ये क्या होता है ना, कुछ डिसिप्लिन ये चीज़ें होना चाहिए जिसमें कुछ स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए, और वो नॉलेज बस उस टॉपिक उस डिसिप्लिन उस विषय पर हम उस नॉलेज को प्राप्त कर सकेंगे। कोई दूसरे टॉपिक में या फिर दूसरे डिसिप्लिन में वो चीज़ें नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। ये स्पेसिफिक मिलना चाहिए, यानी कि बॉडी ऑफ एक्यूमुलेटेड नॉलेज होना चाहिए और स्पेसिफिक होना चाहिए। ओवरलैप किस तरह है, मैनी फॉर्म्स ऑफ नॉलेज कीप्स ओवरलैपिंग अक्रॉस डिसिप्लिन, यानी साइंस मैथमेटिक्स, जैसे साइंस एंड सोशल साइंस। यहाँ पर क्या हो गया ना, यहाँ पर डिसिप्लिन से ओवरलैप करके बैठा है। जैसे कि साइंस अगर पढ़ रहे हो तो मैथमेटिक्स के साथ वो लिंक कर रहे हैं, जैसे फिजिक्स मैथमेटिक्स ये लिंक है। साथ ही साथ अगर साइंस और सोशल साइंस हम पढ़ेंगे, ये दोनों भी सामाजिक विज्ञान और नॉर्मल विज्ञान जनरल विज्ञान, ये दोनों भी लिंक है। ओवरलैपिंग कैच भी यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इट मोस्ट हैव थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट, यानी कि इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन करा रहेगा। यहाँ पर थ्योरी भी होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, टू ऑर्गेनाइज नॉलेज इफेक्टिवली एंड यूज स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी। यहाँ पर क्यों ऑर्गेनाइजेशन करा गया है, टर्मिनोलॉजी का ठीक रूप से व्यवहार करने के लिए यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर एक्टिविटी देखें, एज यू आर ए टीचर, ठीक है, हाईलाइट एट लीस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसिप्लिन दैट यू हैव स्टडीड। यानी अगर आप एक टीचर हो, अब हम डिसिप्लिन के बारे में बहुत कुछ जान लें, यानी कि डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन में क्या क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, डिसिप्लिन का फाउंडेशन क्या है, इसका बेस टर्म क्या है, ओरिजिन क्या है, ये सब हम जान लिया, ठीक है। तो एज ए टीचर इसके बारे में हम कुछ जानकारी यहाँ पर देंगे, ठीक है। तो एक डिसिप्लिन एग्जाम्पल हिस्ट्री को अगर हम देखेंगे, ये क्या होता है, यानी कि हिस्ट्री इटसेल्फ ए हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट। हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री इटसेल्फ क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। एंड फॉर्म्स ऑफ फॉर्मिंग द ओनली ऑन किंग्स वार्स फोकसिंग कॉमन पीपल सोशल स्ट्रक्चर्स। यानी कि इसके जो हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे, डिसिप्लिन में यहाँ पर एक विषय है हिस्ट्री। इसका जो भी हिस्ट्री है अगर हम देखेंगे, इतिहास क्या है, वो क्या है, इट हैज ए हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट्स, यानी कि इसका डेवलपमेंट का हिस्ट्री होना चाहिए। फोकसिंग ओनली ऑन किंग्स और वार्स ऑफ फोकसिंग कॉमन पीपल स्ट्रक्चर्स सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि ये वार के ऊपर फोकस कर सकता है, या फिर लोगों के बिहेवियर, लोगों के काम कार्य के ऊपर ये क्या कर सकता है, ये डिफाइन कर सकता है। जैसे कि इतिहास का स्वयं एक विकास का इतिहास है, जिसमें राजा या फिर युद्ध पर ध्यान केंद्रित करने से लेकर आम लोगों पर सामाजिक संरचना पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है, ठीक है। और इसका डोमेन ऑफ नॉलेज क्या होता है, डोमेन इसमें आ जाते हैं, जैसे कि इट्स डोमेन इज द स्टडी ऑफ पास्ट ह्यूमन इवेंट्स एंड द इंटरप्रिटेशंस ऑफ चेंज ओवर टाइम। डोमेन्स ऑफ नॉलेज क्या होता है, डोमेन नॉलेज में होता है, हम देखेंगे कि
पास्ट के लोगों का इवेंट क्या होता है, उस टाइम क्या क्या इवेंट घट रहा था, क्या क्या घटनाएं घट रही थी, उसको हम स्टडी करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे ओवर टाइम के साथ ये कैसे बदलाव हुआ है, इसे हम इंटरप्रेट करेंगे। यानी कि पास्ट के लोगों का जीवन शैली को हम समझेंगे, साथ ही साथ अभी तक उसमें क्या क्या बदलाव आया है ओवर टाइम, क्या क्या चेंजेस हुआ है, ये भी हम जानेंगे। ठीक है, द स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी क्या है, यूज ऑफ यूनिक टर्म लाइक द फेडरलिज्म से हो गया, जैसे रेनेसांस से हो गया, प्राइमरी सोर्सेस हो गया, हिस्टोग्राफी हो गया। ये जो स्पेसिफिक टर्म जो है, इसे टर्मिनोलॉजी क्या गए, एक टर्म के आधार पर हम इसे डिफाइन कर पाएंगे फुल कॉन्सेप्ट को। जैसे समानवाद, पुनर्जागरण, ये सब जो है ये सब टर्मिनोलॉजी में आ जाते हैं, स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी। एंड स्पेसिफिक रिसर्च मेथड होना चाहिए, यानी कि रिलीज ऑन क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ सोर्सेस, यानी कि उसके ऊपर क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए, सोर्स क्रिटिसिज्म, क्रॉस वेरिफिकेशन होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन होना चाहिए रेदर देन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। यानी कि यहाँ पर क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, कॉन्टेक्स्ट वेरिफिकेशन होगा, सोर्सेस का एनालिसिस होगा, ये सब होगा रेदर देन द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स। जैसे कि प्रयोगशाला प्रयोग के बजाय स्रोत के आलोचनात्मक विश्लेषण, स्रोत आलोचना, क्रॉस सत्यापन, संदर्भ मूल्यांकन पर निर्भर करता है। ठीक है, और क्या है देखिए, इंस्टीट्यूशनल मैनिफेस्टेशन भी होना चाहिए डिसिप्लिन का, जैसे कि इट इज थॉट एज ए सब्जेक्ट इन स्कूल, इट इज टॉट एज ए सब्जेक्ट इन स्कूल, ये इसे क्या करा जाएगा, इसे एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा जाएगा स्कूल में। ठीक है, एंड यूनिवर्सिटीज ग्लोबली, स्कूल में हो गया या फिर यूनिवर्सिटी में हो गया, इसे एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा जाएगा, उस तरह का सुविधा होना चाहिए। ठीक है, विथ इट्स ओन डिपार्टमेंट, यानी कि इसका ओन डिपार्टमेंट के साथ इसे पढ़ा जाएगा। एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन लाइक द इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, जैसे कि ये जो पूरा हिस्ट्री को जो इकट्ठा करके मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक्यूमुलेट करके जो एक डिसिप्लिन में एक्सप्रेस करा जा रही है लोगों, यानी बच्चों के साथ शेयर करा जा रही है, ये एक कॉन्टेक्स्ट के साथ साझा करा जा रही है, और उस कॉन्टेक्स्ट को एक किताब के रूप में दिया जा रही है। और ये किताब कहाँ कहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए, जैसे कि यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होना चाहिए, कॉलेज में अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसा करते हैं, आपको ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ तो चैनल लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इसका पीडीएफ पाने के लिए या फिर ये जो कंटेंट आप अभी पढ़े हो, इसका पाने के लिए आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, इसका लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।